हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 11th फिजिक्स के चैप्टर सेकंड में अब तक बच्चे लेंथ, मास और टाइम की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनकी प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स। बेटा सबसे पहले हम लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे। तो लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे पहले आता है बच्चे 1 फर्मी। याद रखना 1 फर्मी के अंदर 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ओके, सेकेंड वन इज 1 एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट जिसे बच्चे हम 1XU भी कह सकते हैं। इसमें 10⁻13 मीटर होते हैं। ओके, मैं आपको ये वैल्यू बता रहा हूं, ये वैल्यूज कुछ लेंथ की पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल आगे आपको काफी होगा। ओके, इसमें कुछ और यूनिट्स हैं बच्चे, जैसे एंगस्ट्रॉम। ये 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 1A से इंडिकेट करा जाता है और इसकी स्पेलिंग। तो 1 एंगस्ट्रॉम में बच्चे 10⁻10 मीटर होते हैं। क्लियर? इसके अलावा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। बेटा माइक्रोमीटर के अंदर याद रखना 10⁻6 मीटर होते हैं। ओके, अब तक मैंने आपको ये यूनिट्स जो बताई, इनका ज्यादातर आपको आगे फिजिक्स में इस्तेमाल करना होगा। ओके, इसके बाद मैं आपको जो यूनिट्स बताने वाला हूं लेंथ की, वो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस के तौर पर है जो काफी बड़ी यूनिट्स हैं। ओके, तो देखिए इनमें आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है बच्चों 5th नंबर पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1AU भी कहा जाता है। और याद रखना 1AU की वैल्यू 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। यह है आपके सामने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। अब क्वेश्चन उठता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। देखिए ये आपके पास सपोज करो बेटे सन है और ये अर्थ। याद ना सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, इसे ही 1AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बनी? 1AU इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द सन, ओके, ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो ये थी आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन। अब इसके अंदर हम लेंथ की सेकेंड मीन्स इसके बाद की अगली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे इसके बाद आपका अगला टॉपिक है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी एक बार याद कर लेना, लेंथ की भी यूनिट होती है। तो लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर 1LY से इंडिकेट करा जाता है। बेटा इसकी वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है। तो नाम से ही पता चल रहा है लाइट ईयर, ऐसे लग रहा है जैसे मानो ये टाइम की यूनिट हो। देखिए बच्चे टाइम की यूनिट नहीं, ये लेंथ की यूनिट होती है। अब क्वेश्चन उठता है 1 लाइट ईयर कितनी डिस्टेंस होती है, कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है। समझिए ये सन है बच्चे, सन के अंदर से लाइट हर वक्त निकलती रहती है, आप जानते हो। सन के अंदर से जब कोई लाइट यूनिवर्स के अंदर वैक्यूम के अंदर 1 साल तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, 1 साल तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम बाय 1 ईयर को ही 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो काफी आसान डेफिनेशन है, डायग्राम के द्वारा जल्दी से हमें समझ में आ जाती है। तो 1 लाइट ईयर
is the distance traveled by the light in vacuum by 1 year. Clear? इसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है. ओके, अब इसके बाद हम लेंथ की नेक्स्ट लार्जर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. और भी लार्जर यूनिट होगी बच्चे, इससे भी बड़ी यूनिट है जिसका नाम है पार सेकेंड. तो इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है बच्चे वो है आपकी पार सेकेंड. तो 1 पार सेकेंड. ओके, 7 बनती है. तो 1 पार सेकेंड ये भी लेंथ की यूनिट है. ये टाइम नहीं है, ये बेटा लेंथ की यूनिट है. इसकी वैल्यू 3.26 लाइट ईयर होती है. तो 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है. अब क्वेश्चन उठता है ये लाइट ईयर है क्या चीज, समझिए. देखिए, सपोज करो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकालता है. तो ये सन है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स में सन ही है जो अपने अंदर से लाइट निकालता है. तो सन से यहां कोई काफी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई प्लैनेट दिया हुआ है. ओके, इसको ए पोजीशन से इंडिकेट कर रहे हैं. तो याद रखना, किसी भी प्लैनेट या फिर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब सर्कुलर पाथ पर, ओके, सर्कुलर पाथ पर 1 AU डिस्टेंस ट्रेवल की जाए. ओके, तो 1 AU डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट ए से खिसक के बच्चे कहां गया, बी पर आ गया. तब इसकी दोनों पोजीशन के द्वारा, ऑब्जेक्ट की दोनों पोजीशन के द्वारा बेटा सन के सेंटर पर जो 1 सेकेंड का एंगल बने, तो 1 सेकेंड का एंगल अगर बनता है सन के सेंटर पर, तब सन से लेके उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को ही 1 पार सेकेंड कहा जाता है. तो अल्टीमेटली 1 पार सेकेंड क्या चीज है, ये एक ऐसी डिस्टेंस है किसी भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट से और किसी अनदर ऑब्जेक्ट के बीच की. जब कोई अनदर ऑब्जेक्ट उस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ 1 AU की डिस्टेंस ट्रेवल करे एंड देन उसकी दोनों लोकेशन, दोनों पोजीशन के द्वारा उस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक सन के सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल बने, तब बच्चे उस ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट सन से उस प्लैनेट तक की डिस्टेंस को ही 1 पार सेकेंड कहा जाता है. ओके, तो अब आप सोचेंगे सर ये 1 AU डिस्टेंस तो काफी बड़ी डिस्टेंस होती है, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, आपको मैंने बताया था 1.5 × 10⁻11 मीटर बताया था, है ना. तो इसे मैं और थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूं इधर. देखो, सपोज करो ये आपका सन दे रखा था, सन से काफी पास अब एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है. ये ऑब्जेक्ट बच्चे अब सन से काफी नजदीक है. जब ये ऑब्जेक्ट 1 AU डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 AU, तो ए से खिसककर 1 AU डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान वो बी पोजीशन पर आ गया. अब ए और बी दोनों पोजीशन के द्वारा सन के सेंटर पर ये जो एंगल आप देख रहे हो बेटा, अब ये 1 सेकेंड एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 1 सेकेंड एंगल बहुत छोटा एंगल होता है. ये तो काफी बड़ा एंगल बन गया. तो अब ये बताइए, ये जो सन है और ये प्लैनेट, इनके बीच की डिस्टेंस के पार सेकेंड होगी, अब पार सेकेंड नहीं होगी. अब आप खुद सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट काफी दूर जाता जाए, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट बच्चे दूर जाएगा, दूर जाते जाते और सन के चारों तरफ जब ये ए से घूमकर बी पे आएगा और ए से बी पे आने के दौरान 1 AU डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब इसके दोनों पोजीशन के द्वारा ऑब्जेक्ट की सन के सेंटर में बनने वाला एंगल छोटा होगा, जो 1 सेकेंड बन सकता है. तो मेन चीज क्या सिखा रहा हूं मैं, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो बच्चे उसके द्वारा सर्कुलर पाथ में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है वो लार्जर डिस्टेंस बहुत छोटी सी नजर आती है. अब उन दोनों पोजीशन के द्वारा ऑब्जेक्ट की सन के सेंटर पे जब एंगल देखा गया तो 1 सेकेंड बना. तो अब जाकर सन से लेके उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को ही 1 पार सेकेंड कहा जाएगा. ओके, ये वाली पोजीशन अब नहीं है, इसके द्वारा कोई भी 1 सेकेंड का एंगल नहीं बनता, ये वाली पोजीशन के द्वारा बनता है. तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा. 1 पार सेकेंड कौन सी डिस्टेंस होती है. ओके, तो 1 पार सेकेंड डिफाइंड, 1 पार सेकेंड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द आर्क
created by the object, okay, travel by 1 AU distance in a circular path and make 1 second angle at the center of the illuminated object. Okay, so that distance is known as 1 parsec. तो आई थिंक 1 parsec आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। और इसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने 3.26 लाइट ईयर होती है। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। ओके, सबसे लार्ज डिस्टेंस है ये। तो अब हम एक नोट बना के देखते हैं इसमें। 1 AU याद रखना छोटा होता है 1 लाइट ईयर से, और 1 लाइट ईयर बेटा छोटा होता है 1 पार सेकंड से। तो ये एक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया, ये था लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो मैंने आपको लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स में 3 डेफिनेशंस बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 AU, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार सेकंड। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मास का प्रैक्टिकल यूनिट। द प्रैक्टिकल यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास। लिसन, मास की प्रैक्टिकल यूनिट्स में सबसे बड़ी यूनिट जो होती है बच्चे, वो चंद्रशेखर यूनिट होती है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इसकी? चंद्रशेखर यूनिट। तो ये है क्या? चंद्रशेखर यूनिट, जिसे बच्चे हम 1CSUB कहते हैं, चंद्रशेखर यूनिट। याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.4 टाइम्स होती है मास ऑफ सन की, मास ऑफ सन। तो याद रखना सन का मास मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था 2 × 10⁻30 kg होता है। तो सॉल्व करा तो 2.8 × 10⁻30 kg। तो ये 1CSU की यूनिट है जो मास की यूनिट को शो करता है। ओके, काफी बड़ी यूनिट है, CSU चंद्रशेखर ने दी थी, इसे चंद्रशेखर लिमिट भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वन इज मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, याद बच्चे 1 मीट्रिक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं, याद है। और इसके अलावा 1 क्विंटल, 1 क्विंटल के अंदर 100 किलो होते हैं, 100 kg। इसके अलावा एक यूनिट और पढ़ लेते हैं हम, याद रखना AMU, आगे चल के आप पढ़ोगे। ओके, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसमें AMU का मीनिंग है एटॉमिक मास यूनिट। बच्चे 1 AMU याद रखना 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। और ये जो आप मास देख रहे हो ये प्रोटॉन का मास होता है। तो इसका मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, तो अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया ये मास की यूनिट्स थी। ओके, तो मास की काफी बड़ी यूनिट के बारे में पढ़ा और मास की सबसे छोटी यूनिट के बारे में भी पढ़ा हमने। ओके, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम की यूनिट। बेटा टाइम की यूनिट देखिए आप, थर्ड वन इज टाइम। याद रखना टाइम की यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये सोलर ईयर क्या होता है। सोलर ईयर आप जानते हो जो 1 साल होता है उसे ही सोलर ईयर कहते हैं। और 1 साल कब होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, तब उसमें लगने वाले टाइम को ही हम सोलर ईयर कहते हैं। तो सन और अर्थ, तो अर्थ के द्वारा पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में
जो टाइम लगता है बच्चे उसे ही सोलर ईयर कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ इन वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, क्लियर, इज कॉल्ड सोलर ईयर। तो ये थी सोलर ईयर के बच्चे डेफिनेशन। ओके, तो काफी आसान है, सिंपल सी बात है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये लूनार मंथ क्या होता है। सेकंड वन इज लूनार मंथ। याद रखना, लूनार मंथ, एक लूनार मंथ के अंदर बच्चे 27.3 डेज होते हैं। ओके, ये लूनार मंथ एक्चुअली में होता क्या है? जिस प्रकार अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, सोलर ईयर कहलाता है। सेम इसी तरह जब मून, चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो बच्चे उसमें लगने वाले टाइम को ही हम सोलर मंथ कहते हैं। और इस सोलर मंथ के अंदर 27.3 डेज होते हैं। तो इसमें आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो, ये अर्थ है, ये मून है। तो बच्चे मून ये अर्थ के चारों तरफ पूरा एक चक्कर रिवॉल्व करता है। तो मून के द्वारा अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को ही लूनार मंथ कहा जाता है। तो द टाइम टेकन बाय द मून इन वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड लूनार मंथ which have the value 27.3 days। क्लियर? तो ये थी आपकी लूनार मंथ की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सोलर डेज क्या हो गए हैं। ये सब टाइम की यूनिट है। तो सोलर डे, सोलर डे एक दिन को ही कहा जाता है। आप जानते हैं एक दिन कब होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करे, तो उसमें लगने वाले टाइम को ही हम सोलर डे कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू द सन। इसका क्या मतलब है बेटा? ये मैं अर्थ बना रहा हूं, ओके, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, ये सन है। अब अर्थ आप जानते हैं अपने एक्सिस पे तो गोल 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 घूमेगी, साथ ही साथ ये अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, एक ओके अपना मोशन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? ओके, तो याद रखना, वन सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ इन वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द सन। क्लियर? तो द टाइम टेकन बाय द अर्थ about its axis in one rotation with respect to the sun is called solar day। अच्छा याद रखना, जो सोलर डे होते हैं, जो पूरे दिन होते हैं, वो याद रखना कभी भी सभी दिन पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम उनका सेम नहीं होता। कभी कोई से दिन थोड़ा बड़ा दिन हो जाता है, कोई सा दिन थोड़ा छोटा, इनमें कुछ सेकंड का, 1-2 सेकंड का अंतर होता है, जिस वजह से पूरे साल में निकल के आने वाले डेज को हम एवरेज सोलर डे कहते हैं। क्योंकि हर दिन में आपको बताऊं 1-8 सेकंड ऊपर नीचे होता है, जिससे थोड़ा सा टाइम पीरियड इनमें डिफरेंट होता है। जिस वेरिएशन की वजह से ही, इस टाइम के वेरिएशन की वजह से ही पर डे होने वाले बच्चे आपका लीप ईयर बनता है। लीप ईयर आप जानते हो पूरे एक साल 4 सालों के बाद एक दिन बढ़ जाता है। वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि जितने भी पर डे होते हैं हमारे, वो पूरे 24 घंटे के एग्जैक्ट नहीं होते, उनमें कुछ सेकंडों में कुछ अंतर होता है। ओके, तो ये जो डेज आप देख रहे हो, इनका फिर जब एवरेज निकाला गया पूरे साल का, उन्हें कहा गया सोलर एवरेज डे। तो याद रखना, जो वन सोलर ईयर होता है, वन सोलर ईयर इज इक्वल टू होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। तो एवरेज सोलर डे के इक्वल होता है। तो कितने दिन एक साल के अंदर होते हैं, याद ना बच्चे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं सिट्रल डे। तो सिट्रल डे मैं इसके बाद आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। ओके, सोलर ईयर और सिट्रल डे के अंदर भी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना
सिडरल डे क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिडरल डे। ये सिडरल डे क्या होता है? सेम अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है तो अर्थ के एक रोटेशन में जो समय लगता है बच्चे उसे भी सिडरल डे ही कहा जाता है, बट विद रेस्पेक्ट टू द अदर स्टार। ओके, किसी दूसरे स्टार के रेस्पेक्ट में जब अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर घूमे तो उस टाइम को ही हम सिडरल डे कहते हैं। जबकि सोलर डे क्या बताया था? जब अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन करती है विद रेस्पेक्ट टू द सन, उसे सोलर डे कहा था। तो ये डिफरेंस है सिडरल डे और सोलर डे के। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज करो ये अर्थ है जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये बच्चे सन दे दिया। ओके, और अर्थ आप जानते हैं सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती रहती है साथ साथ। यहां कोई एक स्टार ऑफ दे दिया आपको, ये कोई फार स्टार डिस्टेंट स्टार आपको गिवन है। ओके, तो अर्थ जब अपना पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार, इसमें लगने वाले टाइम को ही सिडरल डे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? The time taken by the earth in one rotation about its axis with respect to the distant star is called sidereal day. Clear? और solar day क्या था? When the earth revolves around its axis in one rotation with respect to the sun is called solar day. ये है डिफरेंस बच्चे सोलर डे और सिडरल डे में। तो याद रखना, वन सोलर ईयर जो भी मैंने लिखा था, वन सोलर ईयर जो 366.25 सिडरल डे के इक्वल होते हैं, सिडरल डे के इक्वल होते हैं। जबकि वन सोलर ईयर अभी मैंने आपको बताया था, वन सोलर ईयर ही 365.25 एवरेज सोलर डे के इक्वल होते हैं। तो इससे क्या पता चला? पूरा एक साल के अंदर भी बच्चे सिडरल डे भी होते हैं, एक साल के अंदर सोलर डे भी होते हैं। बस अंतर क्या है? सिडरल डे एक ज्यादा होता है एक साल में। क्लियर? तो अब आप कंपेयर करके मुझे बताओ, सिडरल डे बड़ा हुआ या फिर सोलर डे? दिमाग लगाओ, सोलर डे बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर पूरा एक साल में 365.25 डे आ रहे हैं। ये डे बड़ा होने की वजह से इसमें एक दिन कम है, जबकि सिडरल डे एक्चुअली में थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से जैसे मानो 24 घंटे में से 23.5 घंटे का एक सिडरल डे हो गया पूरे 24 घंटे में। इसमें एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो कैलकुलेट करोगे पूरे साल में पूरा एक दिन घट जाएगा। ओके, कुछ आधा घंटा या 15-20 मिनट का कोई फर्क होता है सिडरल डे में। ओके, तो इससे क्या पता चला? सिडरल डे, इससे हमें साफ पता चल रहा है सिडरल डे इज लेस देन सोलर डे। ओके, एवरेज सोलर डे। तो बच्चों सिडरल डे याद रखना छोटा होता है सोलर डे से, ये नोट हो गया। तो आज हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, लेंथ की, मास की और टाइम की। ओके, इसके बाद आगे का टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा बच्चे वो मेजरमेंट का चालू होगा, क्योंकि हम यूनिट्स पढ़ चुके हैं। तो मेजरमेंट का टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चे बाय। ओके।